दोस्तों आईटीआई करके स्टूडेंट्स के मन में आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी या फिर केवल और केवल टेन्योर बेसिस पर मैं काम करता रह जाऊंगा। क्या 2 साल 4 साल काम करने के बाद में फिर से मुझे बेरोजगार होना पड़ेगा, फिर से मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगी या फिर मुझे पकौड़ा बेचना पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली रियलिटी को हम लोग समझने वाले हैं। आईटीआई जॉब जहां पे कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जो अभी भी परमानेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, जहां पे आप लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, और कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जहां पे अभी वैकेंसी परमानेंट आना पूरी तरह से बंद हो चुकी है और वहां पर केवल और केवल आपके लिए 4 साल के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, जहां पर आप अपनी जवानी का कीमती 4 साल समय उनको दीजिए, उनकी कंपनी के लिए काम करिए, उनके प्रॉफिट को इंक्रीज करिए, देन उसके बाद में आपको अलविदा कह दिया जाएगा। आज से 10 से 15 साल पहले आईटीआई का मतलब होता था एक सरकारी नौकरी, एक परमानेंट जॉब। इवन सरकारी कंपनी तो छोड़िए, प्राइवेट कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, ये भी वैकेंसियां परमानेंट बेसिस पर लेती थी, आईटीआई स्टूडेंट्स को परमानेंट बेसिस पर भर्ती करती थी। लेकिन आज की कंडीशन क्या है दोस्तों, आज प्राइवेट कंपनी तो छोड़िए, जो पीएसयू कंपनी है वो भी वैकेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रही हैं। क्या आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इससे पहले जो मारुति सुजुकी प्राइवेट कंपनी जो हुआ करती थी वो परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियों को लिया करती थी और आज वो बेसिकली टेन्योर बेसिस पर ले रही हैं? उसके पीछे का गाइस सिंपल सा रीजन है, गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनियों के लिए लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी को लाना। वो काफी फ्लेक्सिबल कर दिया है, एम्प्लॉयर को ये अनुमति दे दी गई है कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले लीजिए वैकेंसी को, तो अब वो परमानेंट बेसिस पर क्यों लेंगे? वो तो अपनी कॉस्ट कटिंग के पीछे लगे हैं, उनको आपके फ्यूचर की कहां पर सोचना है। आज रियलिटी ये है कि 70 से 80% आईटीआई वैकेंसियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली जाती हैं। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट यदि देखा जाए 2012 से लेके 2017 तक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने निकाली थी आईटीआई के लिए, लेकिन आज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस से तब्दील होकर पीएसयू में जा चुकी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी बन चुकी है, और वहां पर अभी आप लोगों की जो वैकेंसियां हैं वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आने लगी हैं, और इससे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट बेसिकली आईटीआई स्टूडेंट्स को हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी एचएएल के साथ में ये हुआ, आखिर और कितनी कंपनियों के साथ में यह होगा कि जहां पर परमानेंट वैकेंसियां आती थी उनको पीएसयू में तब्दील कर दिया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको पीएसयू में तब्दील कर दिया गया। देन अभी वहां पर जो आने वाली भर्तियां हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकल रही हैं। तो अब हम लोग यहां पे ये देख लेते हैं कि बेसिकली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ बेसिकली कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यदि हम लोग कंपैरिजन करें कि क्या फर्क है, कई सारे लोग बोलते हैं ठीक है सर कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चीजें डिफरेंट हैं। तो यहां पे यदि हम लोग कंपैरिजन थोड़ा सा देखने लगे, देखिए जब आप लोग परमानेंट वैकेंसीज में बेसिकली जाते हो वहां पर आप लोगों के पास में जॉब सिक्योरिटी होती है, आपके पास में पीएफ या पेंशन बेनिफिट जैसे कि एनपीएस यूपीएस होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, आप लोगों के पास में डिफरेंट तरह के अलाउंसेस होते हैं, आप लोगों की फैमिली स्टेबिलिटी होती है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक एग्जांपल से समझिए, यदि आपका एक टेन्योर जॉब लगता है और वहां पर फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका 2 साल या 4 साल, तो जब आपका फर्स्ट टाइम जॉब लगता है तो इमेजिन करिए जब आपका जॉब लगता है तो आपकी फैमिली खुश होती है, साथ साथ में आप अपने घर परिवार गांव शहर से जब जाते हो तो सब लोगों को आसपास खुशी होती है कि डेफिनेटली आपकी जॉब लगी है, और वहां से हंसते हंसते आपको शहर की ओर विदा कर दिया जाता है और आप यहां पर किसी XYZ कंपनी में जॉब करने लगते हो। अब इमेजिन करिए 2 साल आपने काम किया, 2 साल काम करने के बाद आपको बोल दिया जाए कि आप आउट हो जाओ, आपको यहां से निकाल दिया जाता है बिकॉज आपके साथ में हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था। अब आप 2 साल बाद क्या करोगे? क्या आप वापस अपने शहर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, राइट। साथ साथ में यहां पर 2 साल में आपको आदत लग चुकी होगी, जो रेगुलर इनकम आपके पास में आ रही है, उस समय आप क्या करोगे? फिर से इस तरह की कोई नई कंपनी देखोगे जो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही है, आप वहां पर अप्लाई करोगे। ये 2 साल कंप्लीट होने से पहले आप अपने लिए एक नया ट्रैप ढूंढ लोगे और वहां पर चले जाओगे। तो
तो मेरा कहने का मतलब है कि जो टेन्योर जॉब है, जो 2 साल 4 साल के लिए निकल रही है, या कोई ना कोई इस तरीके की स्कीम है, आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, तो वहां पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको बेसिकली क्या करना चाहिए। देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं आईटीआई से डायरेक्टली निकले हैं, और यदि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक है, उनको लग रहा है कि हम 1 ईयर तक एटलीस्ट अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले हम परमानेंट जॉब के लिए बेसिकली ट्राई करें। एक फुल एफर्ट यहां पर देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेंगे। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, स्टूडेंट्स की कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप में फंस के रह जाता है और उस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाता। देखिए गाइस, ऐसा नहीं है ये आप लोगों के साथ में ही हुआ, ये मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, और उस रियल लाइफ एग्जांपल से आप काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी आईटीआई को कंप्लीट करी 2012 से 2014। 2014 जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, उस समय पे मेरे आईटीआई में एक कंपनी आती है, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है, आईटीआई के जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। वहां से 5 और 6 कैंडिडेट को उन्होंने सिलेक्ट किया, उसमें से एक नाम मेरा भी था। देन उन्होंने बोला कि आप अपने आईटीआई के एग्जाम देने के बाद में हमारी कंपनी में आ सकते हैं, आपको वहां पे जॉब दी जाएगी। उस समय पर जो है 9,000 रुपए कुछ मिलते थे पर मंथ के। मैंने बोला ठीक है, मेरी आईटीआई कंप्लीट हुई, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, मैं हीरो मोटोकॉर्प नीमराना नया प्लांट लगा था, मैं वहां पर जाता हूं, मैंने ज्वाइन किया। देन मैंने वहां पर चीजें देखी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। वहां पर क्या था, सेम सिचुएशन थी, अकेला मैं नहीं था, मेरे से पहले जब मैं जहां पे गया, जो 15 दिन के लिए मुझे इनिशियली एक मशीन पर लगाया गया, जिस मशीन पर मैं स्टड फिटिंग करता था सिलेंडर ब्लॉक में, उसमें बेसिकली क्या था, एक ऑलरेडी एक बंदा वहां पर काम कर रहा था, और वो बोल रहा था कि मैं 15 दिन बाद चला जाऊंगा, मेरे को टास्क दिया गया है कि 15 दिन में मुझे तुमको ट्रेंड करना है, और आगे आने वाला साल जो होगा वहां इस मशीन पर कोई दूसरा बंदा खड़ा होगा, और आपको 15 दिन पहले टास्क दिया जाएगा कि आपको उस बंदे को ट्रेंड करना है। मैंने वहां पर 1 मंथ जॉब करी, 1 मंथ जॉब करने के बाद में सेकंड मंथ मैंने जॉब करी। देन मुझे रियलाइज हो गया कि दोस्त यहां पर फ्यूचर नहीं है, मुझे अपनी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। डेफिनेटली मैं वहां पर अपनी बुक्स वगैरह हर एक चीज को लेके गया, मैंने अपनी किताबों को खोला, क्योंकि उन 2 महीने के अंदर मैंने अपनी किताबों को छुआ तक नहीं था। नया नया जॉब था, नया पैसा आया था, इतना समय नहीं मिलता था, सुबह से जाओ शाम में आओ, खाना बनाओ, रूम की सफाई करो, एंड साथ साथ में यदि मैं साथ में रहते थे हम लोग 3 लोग, तो वो लोग आ रहे हैं, यदि वो मस्ती कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब लाइफ समझ रहे हो कि पूरी तरह से उलझती जा रही थी। देन वहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अपना फ्यूचर को बदलना है, और कहीं ना कहीं कुछ स्टेप मुझे सही डायरेक्शन में लेना पड़ेंगे। देन वहां पर दिवाली का माहौल था, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पाया था, बिकॉज रीजन क्या है, और दिवाली में मुझे घर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे दोस्त हमेशा, मैं चूंकि नया नया जब आप बाहर निकलते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि त्योहार है और आप ना जाओ। यदि बहुत लंबा समय हो गया तब ठीक है, और मैं नया नया निकला था, 2-3 महीने हुए थे, तो मैं भी अपने मैनेजर के पास गया, जो मेरा बेसिकली चार्जमैन था, वहां का लाइन इंचार्ज था। मैंने उससे बोला, चूंकि मैंने उन 2 महीने के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं ली थी, तो मुझे पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं जब मैं इससे छुट्टी मांगूंगा तो ये मुझे डेफिनेटली छुट्टी दे देगा, मना नहीं करेगा मेरे से। मैं उसके पास जाता हूं लीव फॉर्म लेके कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 दिन की दिवाली की छुट्टी है, मैं अपने घर जाके आता हूं। उसने बोला कि नहीं, आपको एचआर में जाके बात करना पड़ेगा, मुझे छुट्टी सेंशन करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है। मुझे बड़ा शौक हुआ, जब मैं एचआर गया, मैंने बोला हो सकता है कि एचआर में वहां जाके छुट्टी सेंशन हो जाएगी, इतना इशू नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे क्लियरली मना कर दिया गया कि आपको पता है कंपनी का कितना लॉस होगा, दिवाली का माहौल है, प्रोडक्शन का टाइम है, हमारा इतना टारगेट है, छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं घर आया, घर आने के बाद में जब दूसरे दिन, मेरी सुबह 6 बजे की शिफ्ट थी, सुबह 6 बजे जब मेरा पार्टनर जो है वो जब सुबह 6 बजे आता था और मैं 6 बजे यहां से जाता था, लेकिन उसके आने से पहले मैं निकल जाता था, लेकिन वो देखा कि वो आया और मैं घर में सोया पड़ा हूं, मतलब मैं उठा नहीं हूं। वो बोलता भाई क्या हो गया, ड्यूटी नहीं जाना क्या? मैंने बोला यार मेरे से बात नहीं कर, मेरे को ड्यूटी नहीं जाना।
तो वो सोचा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होगी, फैमिली प्रॉब्लम्स होगी या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी। वो कुछ नहीं बोला, वो अपना आया, उसने अपना चाय नाश्ता बनाया जो भी है, मैं लेटा रहा, उसने उठाया कि भाई क्या है। वो दूसरे दिन की बात है, वो शाम में अपने फिर ड्यूटी निकल गया, नाइट शिफ्ट था उसका। फिर जब वो सुबह 6 बजे आता है तो देखता है कि ये तो अभी भी ड्यूटी नहीं गया है। देन उसको रियलाइज हो गया, मैंने उसको बिठाया और समझाया, मैंने कि देख भाई सिंपल सी बात है, तू अभी अपनी बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, तुझे 9,000 रुपए मिल रहे हैं, ये 1 साल के बाद में क्लियर इन्होंने बोला है कि हम आपको कर देंगे आउट, राइट। तो मैं यहां पे नहीं जाने वाला हूं, मैंने अपनी तैयारी की पूरी प्लानिंग कर ली है। और दिवाली उसके 1-2 दिन बाद थी, देन दिवाली आई, तब मैंने इतना मतलब उसको कन्विंस कर लिया था कि भाई देख तू भी यदि अपने फ्यूचर में सही चीजें चाहता है तो इतनी कंडीशंस तो अपनी ठीक हैं कि अभी तेरे पास, तो वो मेरे से पहले से जॉब कर रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं 20-22 हजार रुपए सेव कर लिए थे। मेरे पास में 2 महीने मैंने जॉब कर ली थी, मेरे पास में भी समवेरण उस समय 13,000 के आसपास कुछ सेव हो गया था। मैंने बोला इतना पैसा है, अपन 6 महीने सर्वाइव कर जाएंगे या कुछ ना कुछ अपन कर लेंगे, चल अपन तैयारी करते हैं बढ़िया। मेरे घर से मतलब मेरी जो डिस्ट्रिक्ट थी शिवपुरी मध्य प्रदेश, मैंने कि वहां चलते हैं, वहां अपन रूम रेंट से लेंगे, वहां पे अपन अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मैंने उसको कन्विंस कर लिया, मतलब समझ रहे हो, कन्विंस करने के लिए वो माहौल था कि दिवाली का दिन था, चारों तरफ फटाके चल रहे हैं, सारा माहौल है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और हम उस छत पे उस रोशनी को देखते हुए अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने दिल में एक आग लेके कि यार नहीं, इस ट्रैप से बाहर निकलना है। और फाइनली हमने दिवाली के बाद 7 तारीख को, और दिवाली के बाद हम क्यों रुके, दिवाली में घर क्यों नहीं गए, बिकॉज 7 तारीख एक ऐसा दिन था हमारे लिए कि उस दिन सैलरी क्रेडिट होती थी, यानी कि 7 दिन की सैलरी कंपनी रोक के रखती थी, 7 तारीख को वो पे करती थी पिछले महीने की। तो हमने जॉब तो छोड़ दी 27-28 से ही। देन उसके बाद में जो है 7 तारीख को जब हमारी सैलरी क्रेडिट हुई, हमको डर था कि कहीं हम चले गए तो ऐसा ना हो कि 7 तारीख को सैलरी ही ना आए। हमारी सैलरी जैसे ही क्रेडिट हुई, हमने अपनी बोरी में जो है सामान भरा, किताबें भरी और हम जो है अपनी ट्रेन पकड़ के आ गए घर। घर वालों को कोई खबर नहीं। तो मेरा कहने का मकसद यहां पे क्या है, मेरा कहने का मकसद यह है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव भी होना चाहिए। जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया ना, वहां पे डिसीजन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां अटैचमेंट तो था ही कि यार अब घर से आ गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन वहां पे फाइनल हमने किया कि नहीं यार तैयारी करना है। वो क्यों कर पाए, क्योंकि एक आग तो थी। यदि वो आग है तो डेफिनेटली आप यहां से जो टेन्योर है ना, वहां से परमानेंट तक पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। फिर हमने तैयारी करी, पहला ही एग्जाम दिया, मेरा भी एग्जाम निकल गया, उसका एग्जाम नहीं निकला था। फिर भोपाल आए, अप्रेंटिस करी, साथ में रहते थे, वहां के दौरान मेरा एग्जाम निकल गया था। उसके बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में हो गया था। इससे पिछला जो रिक्रूटमेंट था, जो आप लोगों का OFRC निकला था, उससे पहले। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, यहां पे ये स्टोरी शेयर करने का मकसद क्या है कि यहां पे कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले देखो, समझो, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। यदि मैं वहां पे बैठ के उस कंपनी को गाली देता रहता कि ये 1 साल बाद मुझे क्यों निकाल देगी, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता, राइट। या आप भी जहां पर भी हो बैठे और आप यदि इस सिस्टम को गाली देते रहोगे कि नहीं वैकेंसी परमानेंट हर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं निकल रही है, तो आप कहीं ना कहीं वहीं रह जाओगे और सिस्टम का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे अभी इस सिचुएशन में, समझ रहे हो। तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि परमानेंट जॉब्स कम होती जा रही हैं, ग्रेजुअली कम हो रही हैं। लेकिन ध्यान रखो, अपने स्किल को अपग्रेड करो साथ साथ में, CNC ऑटोमेशन। इससे क्या होगा, यदि आप कहीं भी टेन्योर बेसिस पर भी जा रहे हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको वहां से निकालने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट यदि ले रहा है और आपकी स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली, जैसे कि अभी स्पेशली डिफेंस PSU, इंडियन ऑर्डिनेंस ले रही है, HAL ले रही है, ये अपने टेन्योर को एक्सटेंड करते हैं, काफी हाई चांसेस होता है। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल रहे हैं वहां पे अपनी फोकस्ड होके प्लान बनाओ, अपनी प्रिपरेशन करो। देखो ऐसे नहीं, एक तो पहले चल जाता था कि यार चलो प्रिपरेशन चल रही है, दोस्त कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अभी वो समय गया। आपको अपने आप को पूरी लगन, पूरे फोकस के साथ में झोंकना पड़ेगा, और यदि आप वहां पे नहीं झोंकते हो, मैं बता रहा हूं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, राइट। तो यहां पे मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी वैकेंसी आज हमारे पास में है उसके ऊपर फोकस करो, वो वैकेंसी के ऊपर फोकस करो, वहां पे प्लान बनाओ और समझो कि क्या मैं यहां पे कौन कौन सी चीजें बेसिकली कर सकता हूं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां अभी भी बाकी हैं कि जहां पे परमानेंट
परमानेंट वैकेंसी आप लोगों की निकल रही है। देखिए, यदि हम लोग पीएसयू की बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स की बात करें, तो इसमें बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इससे पहले इन्होंने एफटीए फिक्स टेन्योर बेसिस पर बेसिकली निकाली थी वेल्डर की, लेकिन फाइनली इन्होंने परमानेंट बेसिस वैकेंसी निकाली है। तो कहीं ना कहीं बीएचईएल अभी जिंदा है, जो कि आप लोगों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाल रही है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेल, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साथ ही साथ गैल की बात करें, यहां पर भी परमानेंट, जीआरएससी की बात करें या फिर नालको की बात करें, तो ये कुछ वैकेंसियां हैं जहां पे पीएसयू में परमानेंट वैकेंसी निकलती है। यदि देखो डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे प्रमुख इसरो, जहां पे हर साल आप लोगों की वैकेंसियां आती हैं, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप लोग यहां पे भी जॉब ले सकते हो। तो इसरो आप लोगों की वैकेंसी निकालती है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है। साथ ही साथ डीओई, जो फ्रेशर कैंडिडेट है ना, उनके लिए सबसे इजी है इस डिपार्टमेंट को पकड़ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कई सारे विभाग आ जाते हैं, जैसे कि बीएआरसी, एनपीसीआईएल, एनएफएल, तो बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, जो अभी आईटीआई करके निकला है, एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स है, यानी कि अभी अभी रिजल्ट आया है, वो सबसे पहले फोकस करता है डीओई की तरफ से, मतलब कर सकता है, यदि करेगा तो उसका फायदा होगा। उसमें दो रीजन है। देखो, एक रीजन तो है कि जो डीओई की वैकेंसी निकलती है, यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा होती हैं और हमेशा वैकेंसीज आती रहती है। दूसरा एक रीजन है, फ्रेशर स्टूडेंट्स को एलिजिबल करता है। तीसरा एक मुख्य इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहां पर जो एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो काफी कम है। तो आप ये मान के चलो कि आपका एज यहां पे मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर एनपीसीआईएल लेती है, वहां पे रिलैक्सेशन देती है, कई बार 24 जो है बीएआरसी लेती है। तो यहां पे जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है या जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है, उनके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है और इजीली यहां पे जॉब लग जाती है। तो थोड़ा सा जो फ्रेशर कैंडिडेट है, इनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, डीआरडीओ है, इसरो है, या फिर कई सारी पीएसयू, जैसे कि अभी बीएचईएल की करंट में वैकेंसी निकली हुई है। उसके अलावा यदि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में हम लोग जाएं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, हर स्टेट में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है, जैसे कि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो कई जगह पर यहां पर सीआईटीएस कंपलसरी है और कई जगह पर सीआईटीएस कंपलसरी नहीं है। जैसे कि स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे आप लोगों को सीआईटीएस नहीं मांगा जाता है, आप डायरेक्टली एलिजिबल हो सकते हैं। साथ साथ में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वैकेंसी आती है, एमपीईबी की वैकेंसी आती है, यूपीपीसीएल की वैकेंसी आती है, पीएसपीसीएल की वैकेंसी आती है, जहां पे टेक्नीशियन की वैकेंसी, लाइनमैन की वैकेंसी, एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी आती है। तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहां पर भी आपकी परमानेंट वैकेंसियां अभी जिंदा है, आप लोग मेहनत करके इनमें जॉब ले सकते हो। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में चाहे डीएमआरसी हो, जेएमआरसी हो, बीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, यहां पर भी आप लोगों के मेंटेनर की, टेक्नीशियन की जॉब बेसिकली निकलती है, जो कि परमानेंट बेसिस पर होती है। यहां पर भी आप अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकते हो। फोर्थ रेलवे है, रेलवे में काफी सारी वैकेंसी निकलती है, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आप लोगों की आती रहती है। तो यहां पर इसकी तरफ भी आप अपने फोकस को कहीं ना कहीं लेके जा सकते हो। लेकिन यहां पे जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल बिहाफ पर रहता है। बाकी यदि आप लोग इन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे पीएसयू की प्रिपरेशन करो, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन करो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करो, तो यहां पर काफी अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का। बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज रहती हैं, आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। तो अभी भी कुल मिला के आप लोगों के पास में कुछ मौके बाकी हैं, जहां पे 30-40% जो वैकेंसीज हैं अभी भी परमानेंट बेसिस पर आ रही हैं। आपको उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। करंट में भी जीआरएससी की वैकेंसी, बीएचईएल की वैकेंसी अभी लाइव चल रही है, तो वहां अप्लाई करिए। जो भी वैकेंसियां आप लोगों की लाइव है, वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक सही डायरेक्शन में, सही गाइड वे में अपनी प्रिपरेशन को अब जो प्लान करिए, जिससे कि आप लोग कम समय में सफल हो सको। क्योंकि रीजन क्या है, देखो यहां पे लिमिटेड समय है हमारे पास में, तो उस समय को, वैल्यू को समझिएगा। साथ ही साथ स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर इन सभी परमानेंट वैकेंसियों की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। तो प्ले स्टोर में जाके आप लोग स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हो, वहां पर जो है आप लोगों के कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप लोग कहीं भी, किसी भी जगह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज, जैसे कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, बीएचईएल के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, जो सारा स्टडी मटेरियल है वो स्पेशल
केवल टेक्नो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर भी आप लोगों की लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाती हैं आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि आईटीआई के बाद में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड, तो उनके माध्यम से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।